नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज की राजस्थान जिला दर्शन क्लास में स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान के उस ज़िले के बारे में जो राजस्थान का सबसे दक्षिणतम स्थिति में आया हुआ है, राजस्थान के सबसे दक्षिणतम भाग में आया हुआ है। वह ज़िला है अपना बांसवाड़ा। आज अपन बांसवाड़ा ज़िले की इतिहास, भौगोलिक विशेषता और उनकी कला संस्कृति के बारे में जानेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बांसवाड़ा जो राजस्थान का क्या है, सबसे दक्षिणतम जिला। राजस्थान का सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा जिला है? बांसवाड़ा। सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। दूसरी बात है, बांसवाड़ा को अपन 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। बांसवाड़ा को अपन क्या कहते हैं? 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे नदीय द्वीप होने के कारण इन्हें अपन क्या कहते हैं? 100 द्वीपों का शहर। दूसरी बात है, बांसवाड़ा को अपन राजस्थान का चेरापूंजी भी कहते हैं। राजस्थान का चेरापूंजी। अधिक वर्षा होने के कारण इसे अपन क्या कहते हैं? राजस्थान का चेरापूंजी भी कहते हैं। दूसरी बात है, इसे वागड़ क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वागड़ क्षेत्र भी कहते हैं। आगे और बात करें तो इसके बहुत सारे उपनाम हैं। आगे अपन बात करें तो आदिवासियों का क्षेत्र क्या कहते हैं? आदिवासियों का जिला। आदिवासियों का जिला भी अपन किसे कहते हैं? बांसवाड़ा को कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये तो हो गए बांसवाड़ा के उपनाम। ये क्या है? बांसवाड़ा के उपनाम है। आगे अपन बात करते हैं बांसवाड़ा की स्थापना और बांसवाड़ा के प्राचीन क्षेत्र के बारे में। देखिए दोस्तों, पुराने समय में या प्राचीन समय में बांसवाड़ा और डूंगरपुर का जो सम्मिलित क्षेत्र था, या वह क्षेत्र क्या कहलाता था? वागड़ क्षेत्र। बांसवाड़ा और डूंगरपुर का क्षेत्र क्या कहलाता था? वागड़ क्षेत्र कहलाता था। और वागड़ क्षेत्र है वो किसके द्वारा बसाया गया था? एक सामंत सिंह नाम के शासक। किसके द्वारा? सामंत सिंह नाम के शासक द्वारा इस वागड़ राज्य को बसाया गया। और यह जो सामंत सिंह है, यह गुहिल वंश के शासक थे। कौन से वंश के शासक थे? गुहिल वंश के शासक सामंत सिंह के द्वारा वागड़ क्षेत्र को बसाया गया था, जो वर्तमान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा का भाग है। देखिए दोस्तों, जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के शासक है, वे अपने नाम के आगे महारावल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? महारावल। अपने नाम के आगे महारावल लगाते हैं या महारावल की उपाधि धारण करते हैं। तो महारावल उदय सिंह के जो 2 पुत्र थे, महारावल उदय सिंह वागड़ क्षेत्र के ही राजा थे। महारावल उदय सिंह, महारावल उदय सिंह के द्वारा खानवा के युद्ध में 1527 में भाग लिया गया था। इनके द्वारा 1527 में खानवा के युद्ध के अंदर भाग लिया गया था। और महारावल उदय सिंह खानवा के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इनके 2 पुत्र हैं। महारावल उदय सिंह के 2 पुत्र हैं, जिनका नाम है महारावल डूंगर सिंह, जिनका नाम है डूंगर सिंह और जगमाल सिंह। क्या नाम है? डूंगर सिंह और जगमाल सिंह। देखिए दोस्तों, इनके द्वारा युद्ध में जाने से पहले ही घोषणा कर दी गई थी कि अगर मेरे युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाता हूं तो माही नदी के पश्चिम जो पूर्व वाला भाग है वो जगमाल सिंह और पश्चिम वाला भाग है वो डूंगर सिंह के द्वारा शासन किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? इसमें बीच में बहती है माही नदी। ये क्या है? माही नदी बहती है। और माही नदी के पूर्व वाला भाग किसके पास था? जगमाल सिंह के पास में। और जगमाल सिंह के द्वारा ही बांसवाड़ा की स्थापना की जाती है। बांसवाड़ा की नींव है वो किसके द्वारा रखी जाती है? जगमाल सिंह के द्वारा। इसलिए अपन जगमाल सिंह को बांसवाड़ा का संस्थापक कहते हैं। क्या कहते हैं? बांसवाड़ा का संस्थापक। तो बांसवाड़ा का संस्थापक किसे कहते हैं? जगमाल सिंह को, जो महारावल उदय सिंह के पुत्र थे। अब देखिए, इनके द्वारा लगभग 16वीं शताब्दी में, कब की गई थी? 16वीं शताब्दी में बांसवाड़ा को बसाया गया था। और इनके दूसरे पुत्र डूंगर सिंह के द्वारा डूंगरपुर को बसाया गया था।
अब देखिए दोस्तों क्या होता है, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा को अपन जो बांस या भील के कारण या इसे बांस की वृक्ष की अधिकता के कारण इसे बांसवाड़ा भी कहते हैं। और देखो इनका नाम है वो किसके आधार पर पड़ा, एक बांस या भील, बांस या भील के क्षेत्र के बसाए जाने के कारण इसका नाम बांसवाड़ा। और दूसरी बात है यहाँ पर बांस के वृक्ष है वो सर्वाधिक है, बांस के वृक्ष है वो क्या है, सर्वाधिक होने के कारण इसे अपन क्या कहते हैं, बांसवाड़ा। देखिए दोस्तों जो बांस के पेड़ है वो एक क्या है, वो एक घास है। बांस क्या है, एक प्रकार की घास है। ये बड़ा भले ही हो लेकिन ये पौधा या झाड़ी नहीं है, ये केवल और केवल क्या है, बांस एक घास है। फिर अपन दोस्तों बात करते हैं बांसवाड़ा का परिवहन कोड। बांसवाड़ा का परिवहन कोड कितना है, RJ03। बांसवाड़ा का परिवहन कोड कितना है, RJ03, RJ03। अगर दोस्तों बात करूं RJ02 है वो है अलवर का, RJ01 है वो अजमेर का, और RJ04 है वो अपने बाड़मेर का है। देखिए दोस्तों आगे अपन बात करते हैं बांसवाड़ा का शुभंकर। बांसवाड़ा का शुभंकर, देखिए दोस्तों शुभंकर क्या होता है, राज्य के वन विभाग के द्वारा प्रत्येक जिले के लिए एक वन्य जीव को शुभंकर के रूप में घोषित किया गया है, जिसमें बांसवाड़ा का शुभंकर है वो है जलपीपी। जलपीपी यह क्या है, यह एक पक्षी है जिसको बांसवाड़ा के शुभंकर के रूप में दर्जा दिया गया है। और यह प्रत्येक जिले के ऐसे एक एक वन्य जीव को शुभंकर के रूप में घोषित किया गया है। फिर दोस्तों अपन बात करते हैं बांसवाड़ा पर है वो परमाराव का भी अधिकार रहा। किसका अधिकार रहा है, परमाराव का भी अधिकार रहा है। तो बांसवाड़ा पर परमाराव का भी अधिकार रहा है, लेकिन कुछ समय पश्चात बांसवाड़ा के महारावल प्रताप सिंह के द्वारा सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की जाती है। तो अपन बात कर सकते हैं बांसवाड़ा के महारावल प्रताप सिंह द्वारा, किसके द्वारा, प्रताप सिंह द्वारा अकबर की अधीनता, अकबर की अधीनता स्वीकार की जाती है। अकबर की अधीनता स्वीकार की जाती है। वो बांसवाड़ा के कौन से राजा थे, राजा प्रताप सिंह। प्रताप सिंह के द्वारा ही अकबर की अधीनता स्वीकार की जाती है। फिर दोस्तों अपन बात करते हैं आगे 1818 की सहायक संधि, जो अंग्रेजों के साथ में 1818 की सहायक संधि हुई थी। उस सहायक संधि पर बांसवाड़ा के महारावल उमेद सिंह द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। तो बांसवाड़ा के राजा उमेद सिंह द्वारा सहायक संधि की गई थी। 1818 की बांसवाड़ा की सहायक संधि किसके द्वारा की गई थी, महारावल उमेद सिंह के द्वारा की गई थी। फिर दोस्तों आगे अपन बात करते हैं 1857 की क्रांति के समय बांसवाड़ा के महारावल कौन थे या बांसवाड़ा के राजा कौन थे, लक्ष्मण सिंह। 1857 की क्रांति के समय महारावल लक्ष्मण सिंह कौन थे, महारावल लक्ष्मण सिंह यहाँ के शासक थे। फिर दोस्तों जो बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा का राजस्थान में विलय है वो एकीकरण के दूसरे चरण में 25 मार्च 1948 को किया गया था। बांसवाड़ा का विलय है वो कब किया गया था, बांसवाड़ा का विलय है वो एकीकरण के दूसरे चरण में, एकीकरण के दूसरे चरण में। दूसरा चरण कब संपन्न हुआ था, सेकेंड चरण कब हुआ था दोस्तों, 25 मार्च 1948 को बांसवाड़ा को राजस्थान में सम्मिलित किया गया था। और जो विलय पत्र था उस विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसके द्वारा किए गए थे, महाराजा सुंदरवीर सिंह के द्वारा। किसके द्वारा, सुंदरवीर सिंह के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। और सुंदरवीर सिंह ने हस्ताक्षर करते समय यह कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। इनके द्वारा क्या कहा गया था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं।
यह बात कौन से शासक के द्वारा कही गई थी? तो आपका आंसर होगा चंद्रवीर सिंह के द्वारा, जो कहाँ के शासक थे? बांसवाड़ा के शासक थे, जिन्होंने एकीकरण के समय जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। आगे अपन बात करते हैं और बांसवाड़ा जिले की स्थिति के बारे में। बांसवाड़ा जिला राजस्थान के सबसे दक्षिणतम भाग में आया हुआ है और यह एक ऐसा जिला है जो 2 राज्यों और 2 जिलों की सीमाओं को स्पर्श करता है। जैसे माना कि यह अपना बांसवाड़ा जिला है, यह अपना बांसवाड़ा जिला है और इधर इस साइड सीमा लगती है डूंगरपुर की। पश्चिम में कौन है? डूंगरपुर, और पूर्व में है प्रतापगढ़, और नीचे यहाँ पर 2 राज्यों की सीमा लगती है, जिसमें गुजरात और एमपी प्रमुख है, गुजरात और मध्य प्रदेश। देखिए दोस्तों, गुजरात की राजस्थान के साथ में सर्वाधिक जो सीमा लगती है वो लगती है 1022 किलोमीटर। गुजरात की राजस्थान के साथ में कितनी सीमा लगती है? 1022 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश की सीमा राजस्थान के साथ में कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर। कितनी सीमा लगती है? 1600 किलोमीटर। अब अपन बात करते हैं बांसवाड़ा में। देखिए दोस्तों, जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर है, इनके मध्य का भाग क्या कहलाता है? मेवल। बांसवाड़ा और डूंगरपुर का जो ये मध्य का भाग है, यह कहलाता है मेवल, मेवल भाग। और देखिए दोस्तों, जो हमारा प्रतापगढ़ है, और प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का भाग है, जिसे अपन कहते हैं सप्पन का मैदान, सप्पन का मैदान। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर 56 प्रकार के नदी नाले हैं, जिसे अपन कहते हैं सप्पन का मैदान। और अपन बात करते हैं, अगर देखें कि बांसवाड़ा में सर्वाधिक खनिज कौन कौन से हैं? एक तो है मैग्नीज। राजस्थान में सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन कहां पर होता है? बांसवाड़ा में। सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन बांसवाड़ा में। और दूसरी बात है कि बांसवाड़ा में स्वर्ण के भंडार मिले। स्वर्ण के भंडार कहां पर मिले हैं? आनंदपुर में। तो स्वर्ण भंडार कहां पर मिले हैं? आनंदपुर में। और भूकिया, यहां पर क्या मिले हैं? स्वर्ण भंडार मिले हैं। आगे अपन बात करते हैं बांसवाड़ा प्रजा मंडल के बारे में। बांसवाड़ा प्रजा मंडल। तो देखिए दोस्तों, बांसवाड़ा प्रजा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1945 के अंदर 1945 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। किसके द्वारा की गई थी? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के द्वारा बांसवाड़ा प्रजा मंडल की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1945 के अंदर। फिर दोस्तों आगे बात करते हैं, बांसवाड़ा के अंदर एक बहुत ही बड़ा हत्याकांड हुआ था, जिसे अपन कहते हैं मानगढ़ धाम हत्याकांड। जिसे क्या कहते हैं? मानगढ़ धाम हत्याकांड। कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 को। कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 को। कहाँ पर हुआ था? मानगढ़ पहाड़ी। मानगढ़ पहाड़ी कहाँ पर है? बांसवाड़ा। मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में। यहाँ पर क्या हो रहा था? हाँ, 17 नवंबर 1913 को एक सभा का आयोजन हो रहा था और यह सभा गोविंद गिरी के नेतृत्व में आयोजित की जा रही थी। इस सभा के अंदर जो बेगारी प्रथा थी, उस बेगारी प्रथा के अंदर भीलों का जो शोषण किया जा रहा था, उसके विरुद्ध और अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध कुछ मांग रखी गई थी और उन मांग को अंग्रेजी सरकार द्वारा ठुकरा दिया गया था। और 17 नवंबर 1913 को अचानक गोलीबारी करने के कारण कहते हैं कि यहाँ पर लगभग 1500 भील है वो शहीद हो गए थे। 1500 भीलों को शहीद कर दिया गया था, जिसे अपन कहते हैं बांसवाड़ा का जलियांवाला बाग हत्याकांड। जिसे अपन क्या कहते हैं? बांसवाड़ा का जलियांवाला बाग हत्याकांड। बांसवाड़ा का जलियांवाला बाग हत्याकांड।
देखिए दोस्तों, जो अपना वास्तविक जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब के अंदर हुआ था, लेकिन यह तो उससे 100 वर्ष पहले हुआ था, लेकिन उसकी तुलना इससे की गई है। तो वास्तविक जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब के अंदर हुआ था और उसकी तुलना मानगढ़ धाम हत्याकांड से की गई है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर प्रति वर्ष एक मेले का आयोजन भी किया जाता है और वह मेला मार्गशीर्ष पूर्णिमा और आश्विन पूर्णिमा को यहाँ पर मेला भरता है। कब मेला भरता है? मार्गशीर्ष पूर्णिमा और आश्विन पूर्णिमा को यहाँ पर मेला भरता है। किसकी याद में? उन 1500 भील लोगों के द्वारा बलिदान देने की याद पर। आगे दोस्तों अपन बात करते हैं यशोदा देवी। यशोदा देवी कौन थी? यशोदा देवी वह महिला थी जिसको राजस्थान में प्रथम महिला विधायक बनने का गौरव प्राप्त है। यशोदा देवी कहाँ से संबंध था उसका? बांसवाड़ा से। यशोदा देवी जो राजस्थान की प्रथम महिला विधायक, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक। देखिए दोस्तों, राजस्थान में सबसे पहले जो अपने चुनाव हुए थे वो 1952 में हुए थे। कब हुए थे? 1952 में। और 1957 तक 5 वर्ष तक सरकार रही थी। तो जब 1952 के अंदर चुनाव हुए थे, उस चुनाव में कोई भी महिला जीत दर्ज नहीं कर पाई, लेकिन कुछ समय पश्चात जब यहाँ पर उपचुनाव होते हैं तब उपचुनाव के अंदर यशोदा देवी बांसवाड़ा सीट से सामान्य सीट पर एक विधायक चुनी जाती है, जिसको राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कहते हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी जिनका भी संबंध कहाँ से है? बांसवाड़ा से हैं, जिनका जन्म खादूग्राम बांसवाड़ा में हुआ था। जिनका जन्म कहाँ हुआ था? खादूग्राम बांसवाड़ा। खादूग्राम वह क्षेत्र है जहाँ से बांसवाड़ा में माही नदी प्रवेश करती है। तो इनका जन्म है वो खादूग्राम बांसवाड़ा में हुआ था। ये राजस्थान के लगातार 10 बार विधायक रहने वाले प्रथम व्यक्ति है। लगातार ये 10 बार विधायक रह चुके हैं राजस्थान के, लगातार 10 बार विधायक। और हरिदेव जोशी को राजस्थान में 3 बार चीफ मिनिस्टर अर्थात मुख्यमंत्री बनने का भी इनको गौरव मिला हुआ है। तो ये राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं। कौन? हरिदेव जोशी, जो लगातार 10 बार विधायक रहे हैं और 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। आगे दोस्तों अपन बात करते हैं बांसवाड़ा के कुछ आर्ट्स कला संस्कृति के बारे में, जिसमें मंदिर है। सबसे पहले मंदिर के अंदर बात करेंगे अपन त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर, त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर कहाँ पर बना हुआ दोस्तों? तलवाड़ा बांसवाड़ा में। कहाँ पर बना हुआ है? तलवाड़ा बांसवाड़ा में। इस मंदिर को या इस माता को अपन तरताई माता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तरताई माता। तरताई माता भी कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां पर जो तरताई माता की जो मूर्ति लगी हुई है, उस मूर्ति के पीठ पर क्या लिखा हुआ है? श्री यंत्र शब्द अंकित किया हुआ है। जो माता की मूर्ति है, मूर्ति की पीठ पर क्या लिखा हुआ है? श्री यंत्र। श्री यंत्र शब्द है वो अंकित है। श्री यंत्र शब्द अंकित है। इन्हें अपन 18 भुजाओं वाली देवी कहते हैं। क्या कहते हैं? 18 भुजाओं वाली देवी कहते हैं। 18 भुजाओं वाली देवी। और देखिए दोस्तों, यह पांचाल जाति की कुल देवी मानी जाती है। पांचाल जाति की कुल देवी।
पांचाल जाति की कुल देवी भी त्रिपुरा सुंदरी माता को अपन मानते हैं। फिर दोस्तों आगे अपन बात करते हैं बर्मा जी के मंदिर के बारे में। बर्मा जी का मंदिर, बर्मा जी का मंदिर कहां पर बना हुआ है? सिस बांसवाड़ा में। कहां पर बना हुआ है? सिस बांसवाड़ा में। अब देखिए दोस्तों, यहां पर जो मंदिर बना हुआ है उस मंदिर की यह विशेषता है कि यहां पर बर्मा जी की आदमकद मूर्ति लगी है। कैसी मूर्ति लगी है? आदमकद मूर्ति। आदमकद मूर्ति का मतलब है कि सिर से पैर तक आदमकद मूर्ति यहां पर स्थापित है, जो सिर से पैर तक पूरी मूर्ति लगी हुई है बर्मा जी की। और देखिए अगर दोस्तों अपन बात करें राजस्थान में बर्मा जी के मंदिर, तो 3 मंदिर है, 2 मंदिर और है। यह मंदिर है वो 12वीं शताब्दी के अंदर निर्मित है। कब निर्मित है? 12वीं शताब्दी में यह मंदिर है वो निर्मित है। जो पुष्कर का मंदिर है वह 14वीं शताब्दी के अंदर निर्मित है, पुष्कर बर्मा जी मंदिर। और सबसे आधुनिक मंदिर है वो है आसोतरा बाड़मेर के अंदर बना हुआ है, जो 1984 के अंदर संत श्री खेताराम जी के द्वारा निर्मित करवाया गया था। फिर दोस्तों आगे अपन बात करते हैं घोटिया अंबा का मेला। किसका मेला? घोटिया अंबा का मेला। घोटिया अंबा का मेला, यह मेला कहां पर लगता है? बारी गामा बांसवाड़ा में। कहां पर लगता है? बारी गामा ग्राम के अंदर इस मेले का आयोजन होता है। और यह मेला सैत्र अमावस्या को भरता है। कब भरता है? सैत्र अमावस्या। सैत्र अमावस्या को यह मेला भरता है। और यह मेला बांसवाड़ा जिले का सबसे बड़ा ग्रामीण मेला, बांसवाड़ा जिले का सबसे बड़ा ग्रामीण मेला है, जो कब भरता है दोस्तों? सैत्र अमावस्या को इस मेले का आयोजन किया जाता है। आगे अपन और बात करते हैं कालीनजरा के जैन मंदिर। कालीनजरा जैन मंदिर, ये कहां पर बने हुए हैं? कालीनजरा जैन मंदिर, यह भी कालीनजरा बांसवाड़ा के अंदर बने हुए हैं, जहां पर जैन समाज के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव की मूर्ति स्थापित है। तो यह कहां पर बने हुए हैं? कालीनजरा ग्राम बांसवाड़ा में, जहां पर जैन समाज के प्रथम तीर्थंकर, फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभ देव की मूर्ति स्थापित है। ऋषभ देव की मूर्ति स्थापित है। फिर आप अगर अपन आगे बात कर रहे हैं अर्थुणा मंदिर। कौन से मंदिर? अर्थुणा मंदिर। यह मंदिर किसके द्वारा निर्मित किए गए हैं? परमार शासकों द्वारा। पहले बांसवाड़ा पर परमार शासकों का भी राज्य रहा है, तो यह जो इनका निर्माता है वो कौन है? परमार शासक। परमार शासकों द्वारा इसका निर्माण किया गया था। देखिए दोस्तों, इसका जो प्राचीन नाम है, इसका प्राचीन नाम क्या है? उत्थुनक। प्राचीन नाम अर्थुणा मंदिर का प्राचीन नाम उत्थुनक। क्या नाम है? उत्थुनक इनका प्राचीन नाम है। और यही अर्थुणा परमारों की परमार शासकों की राजधानी भी हुआ करती थी, या ये परमार शासकों की कुछ समय के लिए राजधानी भी रही है। परमार शासकों की राजधानी क्षेत्र, राजधानी भी रहा है। आगे दोस्तों अपन बात करते हैं अब्दुल्ला पीर मजार। अब्दुल्ला पीर की मजार। अब्दुल्ला पीर की मजार। अब्दुल्ला पीर कौन थे? बोहरा संप्रदाय के संत थे। बोहरा संप्रदाय के संत अब्दुल्ला पीर की मजार कहाँ पर है? बोहरा संप्रदाय की संत
जिनकी मज़ार कहाँ पर बनी हुई है? बांसवाड़ा में। तो ये दोस्तों ये तो होगी इसकी आर्ट एंड कल्चर के बारे में। आगे अपन बात करते हैं इसकी भौगोलिक विशेषताओं के बारे में। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पर बांसवाड़ा में कर्क रेखा गुजरती है। क्या गुजरती है? कर्क रेखा। वैसे तो कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से, कौन कौन से? डूंगरपुर और बांसवाड़ा से कर्क रेखा है वो गुजरती है। और राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर। राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर। देखिए दोस्तों, जो बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील है, कुशलगढ़ तहसील से यह कर्क रेखा गुजरती है और बांसवाड़ा को 2 बराबर भागों में बांटती है। और देखिए, जो कर्क रेखा है वो भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। और कर्क रेखा के कारण ही बांसवाड़ा में सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें पड़ती है। सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें भी कहाँ पर पड़ती है? डूंगरपुर में। सर्वाधिक सूर्य की सीधी किरणें सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें कहाँ पर पड़ती है दोस्तों? तो वो अपना आंसर होगा बांसवाड़ा। अगर मैं बात करूं सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें, सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें हैं वो पड़ती है गंगानगर। तिरछी किरणें, सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें, वो अपना उत्तर हो जाएगा गंगानगर। क्या आंसर हो जाएगा? गंगानगर। फिर दोस्तों अपन बात करते हैं, बांसवाड़ा के अंदर एक बहुत बड़ा बांध बना हुआ है जिसे अपन कहते हैं माही बजाज सागर बांध। जिसे अपन क्या कहते हैं? माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध कहां पर बना हुआ है? बोरखेड़ा बांसवाड़ा। बोरखेड़ा बांसवाड़ा कौन सी नदी पर है? माही नदी पर। और बजाज, जमनालाल बजाज से ये नाम लिया गया है और माही नदी पर होने के कारण से अपन कहते हैं माही बजाज सागर बांध। देखिए दोस्तों, यह बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध जिसकी लंबाई 3109 मीटर है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? जिसकी लंबाई 3109 मीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 3109 मीटर है। सबसे लंबा बांध माही बजाज सागर बांध है। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि राजस्थान का सबसे बड़ा भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है तो वो है अपना राणा प्रताप सागर। भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध। बांध कहां पर आया हुआ है? चित्तौड़गढ़ में संबल नदी के किनारे पर। राणा प्रताप सागर बांध कहां पर है? संबल नदी के किनारे, चित्तौड़गढ़ में। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध तो वो बांध है जाखम बांध। प्रतापगढ़ के अंदर जाखम नदी पर बना हुआ है। तो सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाएगा? जाखम बांध, प्रतापगढ़ में जाखम नदी पर बना हुआ है। फिर दोस्तों अपन बात करते हैं नापला। देखिए नापला क्या है? नापला बांसवाड़ा के अंदर परमाणु संयंत्र स्थापित किया जाएगा और ये परमाणु संयंत्र है ये राजस्थान का दूसरा परमाणु संयंत्र है। परमाणु संयंत्र स्थापित किया जाएगा और यह परमाणु संयंत्र नापला राजस्थान का दूसरा परमाणु संयंत्र है। तो अपन बात करते हैं राजस्थान के पहले परमाणु संयंत्र के बारे में, तो वो है रावतभाटा चित्तौड़ के अंदर। तो राजस्थान का दूसरा ये हो गया और राजस्थान का पहला कहाँ पर है? रावतभाटा चित्तौड़ में। रावतभाटा
चित्तौड़ के अंदर बना हुआ है। देखिए दोस्तों, रावतभाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर जो परमाणु संयंत्र बना हुआ है ये राजस्थान का पहला है, लेकिन भारत का ये दूसरा परमाणु संयंत्र है। तो भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र के अंदर स्थापित किया गया है और भारत का दूसरा रावतभाटा चित्तौड़, और इसी को अपन कहते हैं राजस्थान का ये पहला, और राजस्थान का दूसरा परमाणु संयंत्र है वो नापला बांसवाड़ा के अंदर स्थापित किया जाएगा है। आगे अपन और देखते हैं बांसवाड़ा के बारे में। बांसवाड़ा सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राजस्थान का दूसरा जिला। बांसवाड़ा सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राजस्थान का दूसरा जिला। सर्वाधिक वर्षा वाला दूसरा जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। देखिए दोस्तों, पहला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा प्राप्त राजस्थान में कौन से जिले में होती है? तो वो अपना आंसर होगा झालावाड़। झालावाड़ में क्या होती है? सर्वाधिक बरसात होती है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, तो वो अपना हो जाएगा माउंट आबू सिरोही। माउंट आबू सिरोही क्या है? सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान। माउंट आबू सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछते हैं तो माउंट आबू, अगर जिला पूछते हैं तो बांसवाड़ा, लेकिन अगर पूछा जाता है कि सर्वाधिक वर्षा वाला दूसरा जिला कौन सा है, तो वो अपना हो जाएगा बांसवाड़ा। फिर दोस्तों आगे अपन बात करते हैं कुछ मक्का की किस्में हैं। क्या है? मक्का की किस्में हैं जिनको किसके द्वारा निर्मित किया गया है? बांसवाड़ा कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। जैसे देखिए, यह मक्का की किस्म कौन कौन सी? एक है माही सुगंधा, माही सुगंधा, माही धवल और माही कंचन। माही कंचन ये दोस्तों ऐसी मक्का की किस्में हैं जिसको बांसवाड़ा कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा निर्मित किया गया है। बांसवाड़ा कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। अगर दोस्तों अपन बात करें कि राजस्थान में मक्का है वो सर्वाधिक कहाँ होता है, तो वो अपना आंसर होगा चित्तौड़ और बांसवाड़ा। सर्वाधिक मक्का राजस्थान में कहाँ पर होता है? चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। सर्वाधिक मक्का कहाँ पर होता है? चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। अनुसूचित जनजाति प्रतिशत दर सर्वाधिक कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। अनुसूचित जनजाति प्रतिशत दर कहाँ पर है सर्वाधिक? तो अपना आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। फिर दोस्तों अपन आगे बात करते हैं, बांसवाड़ा में राजस्थान का सबसे कम दुग्ध उत्पादन होता है, तो अपन कह सकते हैं न्यूनतम दुग्ध उत्पादन वाला जिला। न्यूनतम दुग्ध उत्पादन वाला जिला कौन सा है? अपना बांसवाड़ा। फिर दोस्तों एक शब्द है हलमा। क्या शब्द है? हलमा। हलमा। हलमा देखो क्या होता है? बांसवाड़ा के अंदर सामुदायिक सहयोग से गृह निर्माण की प्रक्रिया, सामुदायिक सहयोग से गृह निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हलमा। तो देखिए, सामुदायिक सहयोग से गृह निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हलमा कहलाती है। फिर अपन आगे बात करते हैं, बांसवाड़ा के अंदर जो बीपीएल, मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना की शुभारंभ भी कहाँ से किया गया था? बांसवाड़ा से किया गया था। शुभारंभ वो कब किया गया था? 3 जून 2011 को। तो अपन कह सकते हैं
मुख्यमंत्री बीपीएल बिलो पावर लाइन बीपीएल आवास योजना का शुभारंभ भी कहां से किया गया था? बांसवाड़ा से किया गया था। कब किया गया था? 3 जून 2011 को। 3 जून 2011 को शुरुआत है वो कहां से की गई थी? बांसवाड़ा से की गई थी। आगे दोस्तों अपन बात करते हैं, बांसवाड़ा के अंदर 2 सिक्के चलाए जाते थे, सालिम शाही और लक्ष्मण शाही। सालिम शाही और लक्ष्मण शाही सिक्के वो भी कहां पर चलाए जाते थे? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में। फिर देखिए दोस्तों, बीएमडी क्या है कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य भाग को अपन क्या कहते हैं? मेवल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवल। ये आपको ध्यान रखना है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य भाग को अपन क्या कहते हैं? मेवल कहते हैं। फिर आपने सुना होगा जो बीड़ी बनाई जाती है, उस बीड़ी जो बनाई जाती है वह बीड़ी तेंदू या टिमरू के पेड़ के पत्ते से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? तेंदू या टिमरू। तो तेंदू या टिमरू के वृक्ष भी सर्वाधिक कहां पर है? बांसवाड़ा में। और इन पौधों के पत्तों से क्या बनाई जाती है? बीड़ी। नशीली वस्तु है बीड़ी, तो जिसका निर्माण तेंदू या टिमरू के वृक्षों के पत्तों से किया जाता है। और यह वृक्ष है वो सर्वाधिक कहां पर पाए जाते हैं? बांसवाड़ा के अंदर पाए जाते हैं। तो दोस्तों, अपन ने आज बांसवाड़ा जिले की कला संस्कृति और उनकी भौगोलिक विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। आगे अपन और मिलते हैं एक नए जिले के साथ में। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।